सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसको हम इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की टाइप्स क्या होते हैं, इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इन सभी के बारे में डिटेल में इस एपिसोड में हम लोग समझने वाले हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने ओसीडी को डिटेल में समझा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उस एपिसोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में दे दे रहा हूँ, वहां पे आप जाइए और ओसीडी के बारे में डिटेल वीडियो जो है उसको देख करके ओसीडी के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे भी जाइए, उन सारे एपिसोड्स को देखिए और साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को। आप दिल थाम के बैठिएगा, आराम से इस एपिसोड को देखिए। मैं आपके साथ एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको दूसरा एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को समझने के लिए। ओके, एकदम इजीएस्ट वे में मैं आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को समझाऊंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आप ये तो जानते हैं कि मैं कितना इजी वे में चीजों को सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो चलिए आप अब बने रहिए हमारे क्लास में, यानी मेरे क्लास में, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में विघटनकारी विकार कहते हैं। ओके, डिसोसिएटिव क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, यानी कि जो हमारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ की एक ग्रुप होती है, हमारी मेंटल हेल्थ स्थिति की एक ग्रुप होती है, कंडीशंस की एक ग्रुप होती है। करेक्टराइज्ड बाय डिसरप्शन, ब्रेकडाउन इन मेमोरी, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आइडेंटिटी इन परसेप्शन। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इस डिसऑर्डर के अंतर्गत बेसिकली व्यक्ति जो होता है अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, अपनी अवेयरनेस यानी जागरूकता, और आइडेंटिटी इन परसेप्शन और मेमोरी में एक तरीके से क्या है, डिसरप्शन पाता है, यानी कि एक तरीके से व्यवधान पाता है और उसमें ब्रेकडाउन भी पाता है। ओके, दिस डिसऑर्डर्स ऑफ्टन इन्वॉल्व डिस्कनेक्ट बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। यानी कि जो व्यक्ति होता है, देखिए क्या है कि वो डेली लाइफ में जो एक्टिविटी करता है, इसमें क्या है कि उसकी कॉग्निशन लेवल की जितनी भी फंक्शनिंग चल रही है, जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग चल रही है, जब व्यक्ति डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, इसका शिकार होता है, तो व्यक्ति इससे डिस्कनेक्ट पाता है कि उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होकर के किसी अदर आइडेंटिटी में चला जाता है। वो आइडेंटिटी उसके नेबर्स हो सकते हैं या किसी भी चीज को बहुत ही डीपली एब्जॉर्ब अगर किया है तो उस आइडेंटिटी को वो प्ले कर सकता है इस डीडी यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कंडीशन में। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन डिफाइन 3 मेजर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को समझने के लिए अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझिए। पहला डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है। ओके, वो उसकी मतलब क्या रियल आइडेंटिटी है। ओके, एग्जांपल के समझते हैं। जैसे मैं अपनी अगर रियल आइडेंटिटी की बात करूं तो मेरा नाम नीतीश कुमार है। ओके, अब मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, यह सब सारी चीजें मेरी एक तरीके से रियल आइडेंटिटी है जो कि मैं अभी इस चीज को प्ले कर रहा हूं। बट उस कंडीशन में अगर हम देखें, जब हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार होंगे तो उस कंडीशन में जो मैं हूंगा ये मैं ना होकर के किसी अदर कैरेक्टर में चला जाऊंगा। वो कैरेक्टर कोई मेरा नेबर्स हो सकता है या कोई मेरा फेवरेट हो सकता है या कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस में अगर उस तरीके से कोई इवेंट अकर हुआ है तो उस अकरनेस को यहाँ पे प्ले मैं कर सकता हूं। ओके, एक तरीके से मैं अपने रियल आइडेंटिटी को भुला जाऊंगा। ओके, रियल आइडेंटिटी को भुला करके मैं किसी और
आइडेंटिटी को प्ले करने लगूंगा। जब मेरी रियल आइडेंटिटी में मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगा, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी बात करने का तरीका यानी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल यह थोड़ा डिफरेंट होगी। ओके, और मेरे एक तरीके से कैरेक्टर जो होगा डिफरेंट होगा, वर्किंग स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी, लोगों से इंटरेक्शन करने का तरीका यह डिफरेंट होगा। बट उस कंडीशन में अगर मैं देखूं, जब मैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी का डिसऑर्डर का पीड़ित हो जाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में ना रह करके उस अदर आइडेंटिटी में चला जाऊंगा जिसका मेरे पर्सनालिटी में कोई मतलब ये चीज नहीं रहेगा। बट इस केस में यह भी देखा गया है कि यह उस पर्सन को नहीं मालूम रहता है जो कि अदर आइडेंटिटी को प्ले कर रहा है, या जब फैमिली के लोग उस चीज को नोटिस करते हैं। बट इसमें यह भी देखा गया है कि जब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का असर जो है, इसका प्रभाव है, वो खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति अपने रियल आइडेंटिटी में आ जाता है। और जब रियल आइडेंटिटी में आने के बाद जब उसके नेबर्स यानी उसके फैमिली में जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि तुम ऐसा कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, जो व्यक्ति है इस बात पे बिलीव नहीं करता है। ओके, अब यह कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। सो गाइस, यह रहा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत हम बात करें तो व्यक्ति इसमें अपनी रियल आइडेंटिटी से डिफरेंट हो जाता है। और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहले क्या है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मीन्स यह है कि व्यक्ति अपने अंदर एक तरीके से मल्टीपल पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है, यानी कि एक से या दो से अधिक व्यक्तियों के बिहेवियर, कैरेक्टर एंड मतलब एक पर्सनालिटी अदर हम कह सकते हैं, उसको लगता है प्ले करने। ओके, तो गाइस, यह रहा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब इसको देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो नंबर फर्स्ट है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एंड नंबर सेकंड है डिपर्सनलाइजेशन और डियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अब हम गाइस इसको समझते हैं। सो डियलाइजेशन या डिपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि डियलाइजेशन इन्वॉल्व फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम वंस ऑन बॉडी थॉट्स और फीलिंग, यानी कि जो मेरी एक तरीके से जो आइडेंटिटी है, मैं हूँ। ओके, अब अगर यह बात करें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, तो पहली तो क्या है कि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर सकता है। ओके, इन नेक्स्ट है कि जो पर्सन है, इस कंडीशन में पर्सन जो है वो अपने ऑन थॉट्स एंड फीलिंग से डिटैच यानी कि हो सकता है, यानी कि उससे यह फील कर सकता है कि ये जो मेरी थॉट है, मेरी जो फीलिंग है, या मेरी है ही नहीं। ओके, और नेक्स्ट है रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ अनरियलिटी और डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि जो व्यक्ति है एक ऐसी दुनिया में चला जाएगा, एक ऐसे थॉट प्रोसेस में चला जाएगा जिसमें उसको यह लगेगा ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, यह अनरियल है। ओके, यहाँ पे उसको कुछ रियल लगेगा ही नहीं। सो गाइस, यह रहा है मतलब कि यह है डियलाइजेशन यानी कि डीपर्सनलाइजेशन। ओके, सो इन्वॉल्व्स मे फील एज इफ दे आर ऑब्जर्विंग देमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड देयर बॉडीज और दैट द वर्ल्ड अराउंड देम इज अनरियल, यानी कि जो व्यक्ति है अपने बॉडी से वो बाहर महसूस करेगा। ठीक है, वो व्यक्ति जो है उसकी रियल आइडेंटिटी उसके बॉडी में रहेगी नहीं, और जो व्यक्ति है वो इस दुनिया से क्या है कि इस वर्ल्ड से मतलब कि दूर महसूस करेगा, और उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अनरियल है। सो हम लोगों ने 2 थिंग को समझ लिया। नंबर फर्स्ट हम लोगों ने समझ लिया है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। ओके, और नंबर सेकंड हम लोगों ने समझ लिया डीपर्सनलाइजेशन या डियलाइजेशन डिसऑर्डर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो कि अमेरिकन एसोसिएशन जो इसको 3 लेवल में डिफाइन की थी। इसका नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो है डिसोसिएटिव एमेंसिया, यानी कि एक तरीके से इसको भूलने की बीमारी भी इसके अंतर्गत आ जाती है। शायद इसीलिए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को मल्टीपल
पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति डिफरेंट लेवल के डिफरेंट कैरेक्टर के पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है अपनी रियल आइडेंटिटी से बाहर निकलकर। ओके, सो अब हम लोग डिसोसिएटिव एमेंसिया को समझते हैं कि इसके क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सो इन्वॉल्व मेमोरी लॉस, यानी कि अगर हम बात करें डिसोसिएटिव एमेंसिया की, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी मेमोरी को लॉस करने की भावना मतलब कि आता है। दैट इज मोर serious than typically forgetfulness and cannot be explained by ordinary forgetfulness। यानी कि जो व्यक्ति है इसकी जो मेमोरी लॉस होती है, अब इसको आप साधारण मेमोरी लॉस से कंपेयर करेंगे तो यह ऐसा नहीं होगा। देखिए, डिसोसिएटिव एमेंसिया से जो पीड़ित व्यक्ति होगा इसकी जो मेमोरी फॉरगेटफुलनेस होगी, यानी कि जो इसकी मेमोरी में ब्रेकडाउन हुआ होगा, एक नेक्स्ट लेवल का होगा, नॉर्मल लेवल का होगा ही नहीं। ओके, और इसको नॉर्मल लेवल पे डिफाइन भी नहीं किया जा सकता, यानी कि इससे पीड़ित व्यक्तियों में जो मेमोरी लॉस होता है यह एक नेक्स्ट लेवल की होती है। दिस मेमोरी लॉस में बी स्पेसिफिक सर्टेन इवेंट्स और पीरियड एंड इन्वॉल्व्स मे बी अनएबल टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि व्यक्ति इसमें जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाएगा, उसको रिकॉल करने में अनेबल होगा। ओके, अब यह जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी भी इवेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी सर्टेन इवेंट और पीरियड से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी भी हो सकती है, पर्सनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है और प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है। यह सब सारी चीजों को एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, कि इन सारी मेमोरी लॉस कर जाएगा, और अगर लॉस कर लिया जाएगा तो इतनी आसानी से उसको वो रिट्रीव भी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको याद भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अगर एग्जाम में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछता है तो आपको इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको नोट्स भी जो पीडीएफ है, या अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो गाइस मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, कोच नीतीश कुमार अगर सर्च करेंगे तो कोच नीतीश कुमार के नाम से जो फर्स्ट चैनल आएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे इस जो यहाँ पे स्लाइड्स चल रही हैं, इन सारे स्लाइड्स के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई पर्सनल डाउट्स भी हैं, ओके, चाहे डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो या तो फिर कोई स्टडीज से रिलेटेड डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ओके, मैं वहां पे डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको अभी तक इस एपिसोड में कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे। गाइस, तो यार हम लोगों ने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझा, जिसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम लोगों ने समझा, डिपर्सनलाइजेशन या डियरलाइजेशन डिसऑर्डर को समझा, और डिसोसिएटिव एमेंसिया को समझा। सो तीनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है। ओके, सो देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की, सो इसमें एक व्यक्ति जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है। मल्टीपल पर्सनालिटी में से है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी से बाहर निकल करके वो किसी अदर व्यक्ति के आइडेंटिटी में जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यह सब सारी चीजें जो है या किसकी मतलब की आइडेंटिटी, किसकी एक तरीके से पिक्चर थी, यह थी हमारी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स की। सो यही है कि प्रेजेंस ऑफ टू मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज और पर्सनालिटी स्टेटस। सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि व्यक्ति क्या है कि मल्टीपल पर्सनालिटी को प्रेजेंट करेगा। यह किसके द्वारा नोटिस किया जाएगा, जो वहाँ पे थेरेपिस्ट होगा या उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, इनके द्वारा नोटिस किया जाएगा कि व्यक्ति जो है इस तरीके से सिम्टम्स को, इस तरीके से लक्षण को प्रेजेंट कर रहा है। ओके, गैप इन मेमोरी फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट और एवरीडे एक्टिविटीज। और इसमें यह भी देखा गया है कि मेमोरी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक तरीके से क्या कर सकता है, भूल सकता है, और व्यक्तिगत जानकारी में एक तरीके से घटनाओं को, रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए स्मृति में अंतराल यानी कि गैप्स भी देखने को मिल जाएंगे।
सो यह रहा गाइस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का क्लिनिकल पिक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि डियरलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन आइडेंटिटी डिसऑर्डर का क्या क्लिनिकल पिक्चर होगा। सो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने समझा था कि इसमें जो पर्सन होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है, वो रियल बॉडी से क्या होता है, डिटैच महसूस करता है, वो अपने बॉडी से डिटैच महसूस करता है। सो परसिस्टेंट और रिकरेंट एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग डिटैच फ्रॉम ऑन बॉडी और माइंड, यानी कि जो व्यक्ति है अपने शरीर और अपने मस्तिष्क में उसकी जो रियल आइडेंटिटी है उससे बाहर निकलने का उसको एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा। इस तरीके से फीलिंग आएगी कि वो अपने वास्तविक मतलब कि व्यक्तित्व से बाहर निकल चुका है। ओके, फीलिंग एज इफ वर्ल्ड इज अनरियल और डिस्ट्रॉयड। ओके, और वो व्यक्ति जो है वो यह समझेगा कि यह दुनिया एक तरीके से अनरियल है और एक तरीके से दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो रही है। इन सब तरीके की सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। अब यह दीज सिम्टम्स कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन डेली फंक्शनिंग। अब ये जो मतलब कि सिम्टम्स हैं, अब इसकी डेली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो है डिसोसिएटिव एमेंसिया। अब डिसोसिएटिव एमेंसिया का क्या क्लिनिकल पिक्चर होगा। तो इसमें अक्सर देखा गया है कि मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी गैप हो जाता है, और इसको क्या है कि रिट्रीव करने में बहुत ही ज़्यादा समय लेता है ओके व्यक्ति। सो मेमोरी गैप और लॉस आफ्टर रिलेटेड ट्रॉमेटिक इवेंट्स। व्यक्ति इसमें क्या है कि अपनी मेमोरी में गैप पाता है, मेमोरी लॉस में मतलब कि कर चुका होता है और उसको रिट्रीवल में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके की सिम्टम्स किस में आते हैं, इस तरीके से पिक्चर किस में आते हैं, डिसोसिएटिव एमेंसिया के अंतर्गत। और नेक्स्ट इसका द एमेंसिया इज नॉट कंसिस्टेंट विद ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस, यानी कि जो व्यक्ति होती है भूलने की बीमारी जो होती है सामान्य भूलने की बीमारी से मेल नहीं खाती है। ओके, ये जो अगर मतलब कि जनरल फॉरगेटफुलनेस से अगर हम देखें तो एक तरीके से डिफरेंट होगा। अगर हम इसके अब हम लोग गाइस अब इसको एटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके कॉज के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि व्यक्ति डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। ओके, अब देखिए क्या है कि अगर एग्जैक्ट कारण की बात करें तो इस मतलब कि अगर हम इसको इस तरीके से समझ सकें कि अगर कोई स्पेसिफिक कारण की अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो ऐसा कोई स्टडी अभी नहीं है। बट इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कि फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, यानी कि व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की मतलब कि ट्रॉमा है, ट्रॉमेटिक इवेंट उसके लाइफ में हुआ है। अब ये ट्रॉमेटिक इवेंट जो होगी वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, अब व्यक्ति को इस तरीके से जब ट्रॉमेटिक इवेंट लाइफ पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं, सो इस कंडीशन में इन फ्यूचर व्यक्ति क्या है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी का डिसऑर्डर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। एंड स्ट्रेस, यानी व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, अपने वर्क से रिलेटेड बहुत उसके पास स्ट्रेस है, फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ से स्ट्रेस है, रिलेशनशिप से स्ट्रेस है, और भी कुछ पाना चाहता है, इस चीज़ की स्ट्रेस है, वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही, इस चीज़ का स्ट्रेस है, आखिर वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इस टाइप का स्ट्रेस से हम कह सकते हैं एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है। सो इस कंडीशन में भी कभी कभी क्या है कि व्यक्ति जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाता है। ओके, इन नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में उसकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, यह सारी चीजें क्या है उसके मतलब कि एटियोलॉजी का कारण हो सकते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के। एंड नेक्स्ट है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में मतलब कि कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ओके, एंड इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसको मतलब कि साइकोथेरेपी, मतलब इसकी मेजर ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी दिया जाता है, मेडिकेशन एंड सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बेसिक चीजें अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, ओके, व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसको जो है सपोर्टिव केयर की बहुत जरूरत होती है। अब सपोर्टिव केयर में उसका इन्वायरमेंट सपोर्टेबल होना चाहिए, उसकी फैमिली एक तरीके से इन्वायरमेंट या फैमिली जो वहाँ के लोग हैं फैमिली मेंबर वो सारे सपोर्टेबल होने चाहिए। व्यक्ति को मतलब कि हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के व्यक्ति के उस डिसऑर्डर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और इसमें कुछ मेडिकेशंस भी दिया जाता है और साइकोथेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि
CBT हो गया और मेडिटेशन हो गया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके साइकोथेरेपी दिया जाता है। एक प्रोफेशनल इस चीज का बहुत ही अच्छे से इलाज करता है। ओके, सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। हम लोगों ने इसको 3 लेवल में मतलब कि पार्ट डिवाइड करके समझा। सो पहला हम लोगों ने समझा था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और इसको नेक्स्ट हम लोगों ने समझा डियलाइजेशन या डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। एंड थर्ड ये था वो था डिसोसिएटिव इमेंसिया। अब हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कैसे किया, सो इसको अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 3 लेवल में डिवाइड करके इसको डिफाइन किया है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको इस एपिसोड में जो भी मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।